दोस्तों नमस्कार। यह डिजिटल इंडिया है। इस देश में सारी जांच एजेंसियां आधुनिक तकनीक से लैस है। इस देश के भीतर में कोई भी रुपया गलत तरीके से इधर से उधर कर नहीं सकता है। इस देश में हजारों शेल कंपनियों पर सरकार ने ताले लगा दिए, उसके बावजूद भी कोई शेल कंपनी कैसे चल सकती है। जो भी रुपए का लेन देन होता है, जो भी शेयरों की खरीद फरोख्त होती है, जिस भी तरीके से पैसे घुमाकर कमाना या ब्लैक मनी बनाने का जिक्र होता है, उसकी सारी जानकारी इस देश में अलग अलग एजेंसियों को होती है, अलग अलग विभागों को होती है। फिर भी क्या सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है? दरअसल यह कोई फलसफा नहीं है, यह उस पूछताछ का हिस्सा है जो सवाल राहुल गांधी से ईडी कर रही थी। और ईडी जिन सवालों का जवाब चाहती थी, राहुल गांधी जिस तेवर और तल्खी के साथ जवाब दे रहे थे, उसका असल मसौदा यही था। जब इस देश में डिजिटल इंडिया आ चुका है, सारी जांच एजेंसियां आधुनिक तकनीक से लैस है, शेयरों के उधर उधर करने और शेयरों के जरिए पैसा बनाने की कोई भी जानकारी इस दौर में सरकार के पास जब तुरंत पहुंच जाती है, तो फिर कोई चोरी कैसे कर सकता है? और अगर चोरी कर रहा है तो सारी जानकारी तो सरकार के पास ही है। और बीजेपी सरकार की एक केंद्रीय मंत्री तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब यह बता रही है कि हमने कितना रुपया कहां से कैसे बनाया और वह किस शेल कंपनी के जरिए बताया, उस शेल कंपनी के जरिए जो पैसा आता था हमारे किस खाते में गया। और इस देश में बैंकों में अगर खाते किसी के भी होते हैं तो वो जानकारी बैंकों को होती है, सेबी को भी होती है अगर वो शेयर मार्केट से जुड़ा है, और इस देश की जांच एजेंसियों को भी होती है। फिर छुपना क्या और छुपाना क्या? दरअसल यह उस सवाल जवाब का मजमून है जिसमें पहली बार ईडी उलझ कर रह गई। क्या वाकई ईडी जिन 50 से ज्यादा सवालों को लेकर आज राहुल गांधी को सामने बैठा चुकी थी, उसमें उसे हर सवाल को कई तरीके से कहने की जरूरत पड़ी? और 9 घंटे जब बीत गए तो उसके बाद जब राहुल गांधी ने यही कहा कि इतनी रात हो गई, क्या रात भर पूछताछ चलेगी, तब कहा गया जी नहीं, आप कल आइएगा। जी नहीं, सब कुछ इतना आसान नहीं है। जरा इस सिलसिले को समझिए, क्योंकि सुबह से आपने कांग्रेस का सत्याग्रह देखा, उस तेवर और तल्खी के साथ ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी को जाते हुए देखा, और फिर ईडी के दफ्तर से राहुल गांधी को निकलते हुए भी देखा। उस बीच में जो लंच ब्रेक था उसमें राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ अपनी मां से मिलने अस्पताल गए, सर गंगाराम अस्पताल गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन पूछताछ के सिलसिले में पहली बार राहुल गांधी ने अपने तौर पर कुछ सवालों को उठाया। क्या वाकई इस देश के भीतर में जो आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं वैसी कोई कार्रवाई कर सकता है क्या, जबकि सारी एजेंसियां हाई टेक्नोलॉजी से लैस है? और उस पर सरकार की जानकारी का ना होना और सरकार के एक मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे पूरे कच्चे चिट्ठे को जब बता देना, तो ईडी को तो उन्हीं से सारी जानकारी ले लेनी चाहिए। यह कमाल की चीज है ना। लेकिन यह हुआ है, और जो जानकारी निकल कर आ रही है वो इस मायने में बड़ी महत्वपूर्ण है कि हेराल्ड को लेकर जो रुपयों का जिक्र हुआ और 90 करोड़ से मामला 2000 करोड़ और कई बार जिक्र 5000 करोड़ तक का आया, तो उसमें असल जवाब यही निकला कि दरअसल ये परसेप्शन की लड़ाई पूछताछ के जरिए किसी रास्ते को दिखलाती नहीं है। और बीते 2015 के बाद से तो लगातार हमसे पूछताछ ही हो रही है, जिस बात का जिक्र राहुल गांधी ने कहा। और कौन सी जानकारी आपको नहीं दी गई है, और जब से फाइल आप लोगों ने बनाई है, फाइल आपने खोली है, उसके बाद क्या वाकई कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? और अगर ट्रांजैक्शन हुआ है और आपको जानकारी नहीं है, तो फिर किस बात की जांच एजेंसी हैं आप? यानी सारे सवालों के जवाब सवाल देने वालों के हिस्से में रख के राहुल गांधी ये पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पकड़ में नहीं आती है और वो हमारे बताने पर पकड़ में आ जाएगी। ईडी के अधिकारी कह रहे थे हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है, क्योंकि क्रॉस चेक के जरिए ही समझ में आता है कि किस रूप में कौन से दस्तावेज हम जिस अभियुक्त को बुलाकर बैठे हैं उसके पास है। राहुल गांधी ने यह भी कहा, लगता है यह दफ्तर कांग्रेसियों के लिए खुला है, यहां पर सिर्फ कांग्रेसी बुलाए जाते हैं। इस पर सब मुस्कुरा कर रह गए। लेकिन जब सवाल यह आया क्या वाकई जांच एजेंसी या ईडी खुद अपने तौर पर जिस टेक्नोलॉजी से लैस है
और उसके पास जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इस दौर में आता है या 2014 के बाद से जो लगातार आ रहा है, क्या उसमें कोई सेंध लगी हुई है, उसमें कोई छेद है जो जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाती है? और आप अभियुक्तों को बुलाकर इस तरीके से क्या वाकई 8-8 घंटे 9-9 घंटे पूछताछ करते हैं? तो ईडी का अपने तौर पर जवाब था, आप जब तक सही जवाब नहीं दीजिएगा हम आपको बुला सकते हैं। राहुल गांधी का कहना था, आप कितनी बार भी बुला सकते हैं, हम कितनी बार भी आ सकते हैं, लेकिन यह तो बता दीजिए क्या वाकई भारत की जांच एजेंसियां इतनी कमजोर हैं कि उनके पास जानकारी तक नहीं है और सारी जानकारी सरकार के मंत्री के पास है? तो आप उनसे जानकारी ले लीजिए जो वो बाहर बतला रही हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो हम लगातार हाई कोर्ट में जानकारी दे चुके हैं, विशेष अदालत में जानकारी दे चुके हैं। आपके पास भी जब 2015 में पूछताछ के लिए आए थे तब भी जानकारी दी गई थी, और सारे डॉक्यूमेंट्स इस दौर में ओपन फील्ड में है, इसमें कुछ छुपाने का जिक्र नहीं है। तो क्या वाकई ईडी पहली बार अपने सवालों में उलझ कर रह गई, या वाकई पहली बार राहुल गांधी ने दरअसल उस तीर को चुना जिस तीर के आश्रय सवालों में ही जवाब को खोजा जा सके? या फिर वाकई जब अभियुक्त को बुलाया जाता है तो उससे क्रॉस एग्जामिनेशन में अपने पास मौजूद दस्तावेजों को क्रॉस करने के लिए सामने अभियुक्त से उन सवालों के जवाब और उनसे दस्तावेज मंगाए जाते हैं? ये सारे सवाल जाहिर है ईडी के अधिकारियों के पास थे, और जो जानकारी वहां से निकल कर आई उसमें ईडी के एक अधिकारी यह भी जानकारी देने से नहीं चूके कि दरअसल हमारे हाथ वैसे ही हैं, जो कल थे वो आज हैं और शायद कल भी रहेंगे, क्योंकि हमने जो अपने तौर पर जांचा परखा है उसमें जो जो चीजें निकल कर आ रही है वो जाहिर तौर पर मौजूदा बाजार के रेट पर निर्भर है। और यह भी एक सवाल है कि जब शेयरों का ट्रांसफर किया जाता है उसको मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में नहीं लाया जाता है। हाँ, शेल कंपनी के जरिए अगर आप पैसा रोटेट करते हैं और उसके जरिए जब पूंजी बनाते हैं तो क्या वाकई इस तरीके से कोलकाता की एक कंपनी से इतने करोड़ रुपए आपने बनाए थे और वो किस बैंक अकाउंट में जमा है, किसके नाम पर जमा है? क्या ये सवाल किसी अभियुक्त से पूछे जा सकते हैं जैसे राहुल गांधी से पूछे गए? इस सवाल का जवाब राहुल गांधी ने बहुत शानदार तरीके से इस रूप में देने की कोशिश की, क्या वाकई इस देश में खास तौर से मेरे जैसा शख्स जो एक पार्टी से जुड़ा हुआ है और नेता के तौर पर उसकी पहचान है, क्या वाकई वो अपने अकाउंट को छुपा सकता है या किसी दूसरे के अकाउंट पर खोल देगा? या आप कहीं यह तो नहीं कह रहे हैं कि हमारा कोई विदेश में अकाउंट है? ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा कुछ है तो आप जानकारी हम ही को दे दीजिए। क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है? और क्या ये सही मायने में ईडी का इस्तेमाल इस तौर पे हो रहा है कि सामने वाले को बुला के घंटों पूछताछ की जाए और उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बात की जानकारी आई कि किस तरीके से सवालों की झड़ी लगा दी गई और उन सवालों का जवाब देने की स्थिति में राहुल गांधी नहीं थे? लेकिन जो जानकारी हमारे पास निकल कर आई उसमें राहुल गांधी कमोवेश हर सवाल के बाद मुस्कुराते हुए यही कहते थे कि क्या वाकई आपके पास ये जानकारी नहीं है? और अगर आपके पास जो जानकारी है तो मैं इनकार नहीं करूंगा, उस जानकारी को ही बता डालिए कि हाँ ये जानकारी है और हमारे पास वाकई क्या इतना ज़्यादा पैसा है जिसकी जानकारी आप दे रहे हैं? तो बताइए वो कहां पर है और किस रूप में, किस बैंक अकाउंट में और कहां से पैसा आया है? और वो शेयर जो सीधे ट्रांसफर हुए थे उसको लेकर आप लोग जो आपत्ति बता रहे हैं उस पर किसने आपत्ति की, उसकी कोई फेरिस्त बता दीजिए। और उस फेरिस्त के जरिए यह बताइए क्या वाकई उसमें कोई पैसे का ट्रांसफर हुआ था क्या? इन सारे मद्देनजर बातों में अगला सवाल यही था, क्या वाकई राहुल गांधी से पूछताछ खत्म कर दी जाए या उस पूछताछ को आगे बढ़ाया जाए? क्योंकि सवाल जवाब का सिलसिला ईडी अधिकारी समझ रहे हैं कि उनको सवालों को और जवाबों को लेकर कहीं ना कहीं जवाब देने हैं। जो सवाल वो कर रहे हैं उस पर उन्हें भी कहीं जवाब देने हैं। तो उस जवाब देने की प्रक्रिया से पहले वह अपनी डायरी और अपनी बुक को भी ठीक कर रहे हैं। दरअसल ये पूरी पूछताछ के जो तरीके पिछले 9 घंटों में दिल्ली में हुए ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में, और कल जब दोबारा पूछताछ होगी तो सिलसिला वही बना हुआ है, उससे बात आगे जा नहीं पा रही है। यानी ईडी कुछ बताने या सार्वजनिक करने की स्थिति में नहीं है कि हमने इस दौर में राहुल गांधी से जो पूछा और जो डॉक्यूमेंट्स उनके जरिए जब्त किए गए वह एक भी पन्ना अब हमारी डायरी में कुछ नया जोड़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आखिरी सवाल, क्या ये पूरी
पूछताछ की प्रक्रिया सिर्फ इसलिए हो रही है कि ईडी की महत्ता, उसकी ताकत या सरकार की ताकत और जांच एजेंसियों के जरिए जो दायरा बनाने की कोशिश नेताओं पर इस देश में हो रही है, क्या उसका एक अनूठा रूप बीते 9 घंटों में पूछताछ में निकल कर आया है? क्योंकि अगर कोई जानकारी नहीं है और सिलसिलेवार तरीके से, अगर जिस तरीके से 1936-37 से हेराल्ड से लेकर अगर उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 2022 तक भी आ जाएं, या 2024 में सत्ता परिवर्तन से पहले और सत्ता परिवर्तन के बाद, जिसका जिक्र लगातार हो रहा है कि उसकी कीमत किस रूप में बढ़ती चली गई, उस समय जो अधिकारी थे उन अधिकारियों को बदल के कैसे लाया गया, किस अधिकारी को, अगर इस सिलसिले को भी आप परखना शुरू करेंगे तो 3 सवाल आखिर में आपके जहन में होंगे। पूछताछ से आगे ईडी की जांच जाएगी या नहीं जाएगी? 9 घंटों की पूछताछ में लगता है नहीं जाएगी, यानी सिर्फ पूछताछ रहेगी। अगला सवाल, क्या इस पूछताछ के जरिए किसी सजा की परिस्थिति तक अदालत का दरवाजा ईडी खटखटाएगी या नहीं खटखटाएगी? तो नहीं खटखटाएगी, क्योंकि वो दायरे में एक भी पन्ना इस पूछताछ के बाद जुड़ने की परिस्थिति में नहीं है। तीसरी बात, क्या ये फाइल कल की पूछताछ के बाद बंद हो जाएगी? जी नहीं, ये फाइल कल के बाद भी बंद नहीं होगी। उसके बाद आपके पास खबर आएगी कि अब सोनिया गांधी को बुलाया जा रहा है और उनकी बातचीत और राहुल गांधी से जो पूछताछ हुई, इन दोनों को मैच करके देखा जाएगा। ये अगला स्टेप है, तो अगले स्टेप तक इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।